रीजनिंग आकाश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद हमने स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सुना है। तो पहली बार हम गवर्नमेंट एग्जाम में स्पेशली अगर बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही हमने रीजनिंग सुना है। रीजनिंग की आपकी बेसिक की अप्रोच कैसी थी और कैसे आपने हाई लेवल कंटेंट जो है वो रीजनिंग का अपडेट किया अपने लिए? मेरी दीदी आपका क्लास करती थी तो हम बस स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट आपकी क्लास से किए थे। फिर पजल का इस तरह से आदत हो गया कि दिन में करीब करीब 4 से 5 सेशन हम सिर्फ पजल ही करते थे। सबको हमको सजेस्ट करता था कि आप मतलब कि पजल के अलावा भी बहुत चीज होता है कि ये सब करना, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता था अंदर से। दिन भर पजल ही करने का मन होता था मेरा, तो 4 से 5 सेशन हम पजल ही करते थे दिन भर। कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया था कि सबसे पहले हम पजल ही टच करते थे कि पजल पहले बना के एक क्वेश्चन बना लिए, 5 क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो ये माइंडसेट से हम चलते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 2024 में हमने आईबीपीएस के रिजल्ट देख लिए हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसओ का रिजल्ट जो है वो 1 तारीख को आ गया है और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो क्लियर हुआ है। उसी में एक हमारे साथ आकाश है, जिनका इस बार आईबीपीएस पीओ भी क्रैक हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क भी क्रैक हुआ है और इससे पहले इन्होंने आरआरबी के भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो आज हम इनसे इनकी कंप्लीट जर्नी पे डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे फेलियर पे डिस्कस करेंगे जो हर एक स्टूडेंट के एक सवाल होते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी ऐसी चीजों में फेस कर रहा हूँ। तो उसको आकाश ने कैसे हैंडल किया होगा और कैसे इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो यहाँ तक पहुंची है, उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। सो हाय आकाश, आकाश हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कौन सी डिग्री आपने करी है और कौन कौन से एग्जाम आपके अभी तक क्रैक हुए हैं? सर हम हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और हम बीकॉम किए हुए हैं। कॉमर्स अकाउंट्स ऑनर्स किए हैं और जनरली इस साल मेरा आरबी पीओ, आरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्रैक हुआ है। यानी आपके 3 बड़े एग्जाम्स क्रैक हुए हैं। आरआरबी पीओ क्रैक हुआ है, आईबीपीएस पीओ क्रैक हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क क्रैक हुआ है, सही है? आरबी क्लर्क भी हुआ है सर। आरआरबी क्लर्क भी, अच्छा 4 एग्जाम आपके क्रैक हो गए हैं। चलो, तो आईबीपीएस पीओ में आपको क्या मिला है और आईबीपीएस क्लर्क में क्या मिला है? तो आईपीएस क्लर्क में पीएनबी अलॉट हुआ है और आईपीएस पीओ में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको पीओ के तौर पे मिला है और क्लर्क में आपको यस सर। पंजाब नेशनल बैंक मिला है, राइट? यस सर। आकाश यार, बहुत सारे बच्चे एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, आप 4 एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं। सो ऐसा कौन सा मंत्रा भाई आपको मालूम है जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं? सर बहुत कुछ लोग को पता है आपका क्लास करने का मंत्र। तो वो बस सीरियस प्रैक्टिस और आपका गाइडेंस था सर, बस उससे और भगवान का कृपा था कि हो गया क्रैक। नहीं, वाकई बहुत बहुत एक ये मोटिवेशन है अपने आप में। 4 बड़े एग्जाम्स आपके पास हैं और आपने क्रैक कर लिया, ये नो डाउट एक हार्ड वर्क है। जैसे आपने कहा कि एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जब ये सब चीजें मेंटेन कर लेते हो तो फिर आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो ही जाता है। आकाश, आपने डिग्री कौन सी करी है? सर बीकॉम हम किए हैं। बीकॉम आपने किया, तो कब यार आकाश, जैसे बीइंग अ बीकॉम ऑनर, कब आपके दिमाग में आया कि नहीं यार, बैंकिंग को कैरियर चुनना चाहिए और बैंकिंग में मुझे स्टेबिलिटी और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है? तो बैंकिंग एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस पर कभी था ही नहीं। मेरे को कैट देने का बहुत इच्छा था, लेकिन कुछ रीजन था जिसकी वजह से कैट का कोचिंग अफोर्ड उस टाइम नहीं कर सकते थे। कैट का जब कोलकाता में पता करने गए थे, तो इन अराउंड 91 के करीब वो ट्यूशन के फीस ही थे। तो बेसिक उस टाइम यही लगा कि जो कैट की तरह एक मिलता जुलता कोई कोर्स है तो वही हम कर सकते हैं, क्योंकि कैट में एक इंटरेस्ट था मेरा। क्वांट उसमें होता है, रीजनिंग वगैरह होता है, तो वही खोज होता है। उस टाइम मेरी दीदी बैंकिंग परस्यू करी थी, तो फिर उसी से मेरा ध्यान आया कि करते हैं। तो फिर फिफ्थ सेमेस्टर से हम स्टार्ट किए प्रिपरेशन करना और पहला अटेम्प्ट इसी साल दे पाए सारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम ना आती तो आप नेट की तैयारी पहले प्रेफरेंस में करते, है ना? बट यस सर। वो सिचुएशन बन नहीं पाई, तो हमने सोचा कि लो कॉस्ट में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको मैं क्रैक कर सकता हूँ। और वो हमने देखा कि बैंकिंग जो है वो ठीक ठीक है और इसमें अगर हम मेहनत करें तो हो जाएगा, है ना? ठीक है। यस सर। तो अगर आप कैट की तैयारी का सोचा था आपने, तो मैं ये मोटा मोटा मान लेता हूँ कि आपकी मैथ अच्छी रही होगी, आपकी
इंग्लिश जो है वो अच्छी रही होगी, है ना। ऐसा मैं अजम मतलब एज्यूम कर रहा हूँ, आप अभी बाद में बताइएगा ये सही है कि गलत है। तो आपकी मैथ अच्छी रही होगी, इंग्लिश अच्छी रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। नहीं रहा होगा तो मुझे ये बताइए कि आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की बेसिक प्रैक्टिस जो है वो कैसे करी, और कैसे आपने इस पे अपने लेवल को जो है वो इम्प्रूव किया। तो बेसिक प्रैक्टिस तो सेशन ही करके हम करते थे सारा। और बहुत हद तक मॉक बहुत हेल्पफुल रहा, जैसे कि आप बताते थे, गाइड करते कि कुछ हो ना हो मॉक बहुत मस्ट है। और आपके ग्रुप में जैसे कि डेली आप एक वो स्टार्ट किए थे कि डेली एक मॉक देना है, फिर एक पजल बना के देना है, तो वो सब बहुत हेल्पफुल है, लिटरली बहुत हेल्पफुल है। ये कोई फेक बनाने की बात नहीं है, लेकिन जेन्युइनली आपका, आपके वजह से पूरा बैंकिंग सिनेरियो अगर हम उसको बताएं ना, तो आपके वजह से हम क्लियर कर पाए, वरना ऐसा वो पुश करने वाला कोई नहीं था, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। और जनरली प्रैक्टिस से वो हो गया, डेली सेशन करते रहते थे उसी पे। नहीं नहीं, बीइंग अ टीचर ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि देखो मैं केवल टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन मैंने पैशन के साथ ज्वाइन किया है, और ये उद्देश्य होता है कि देखो, जिंदगी में शायद जितने अनुभव मैंने देखे हैं, चाहे अच्छे हो या मतलब बुरे हो, चाहे फेल्योर हो या सक्सेस हो, वो आप तक पहुंचना चाहिए। और हमें खुशी है कि आप जैसे स्टूडेंट इन सारी बातों को सीरियसली लेके अपनी जिंदगी में आपने एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए आकाश। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आकाश, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर मैं थोड़ा सा इसको मतलब ब्रेकआउट करूं कि लाइक मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, बहुत सारे बच्चों का मैथ बिल्कुल बेसिक से क्लियर नहीं है। आपकी मैथ की अप्रोच बिल्कुल बेसिक से कैसी थी, और वो बच्चे जो मैथ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे। तो मैं मैथ से बेसिक अप्रोच ये था कि जो चीज स्ट्रांग है उसको इतना फ्लुएंसी बना ले कि वो देखते ही खत्म हो जाए। कि जैसे कि सिंप्लीफिकेशन सबसे इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, कि वो अगर उसमें हम बहुत हद तक टाइम सेव कर ले, तो अर्थमेटिक में और जो डीआई होता है उसमें हम बहुत ज्यादा अपना टाइम दे पाएंगे। अगर 20 मिनट का पेपर होता है, तो अगर हम 4-5 मिनट में मैक्स टू मैक्स अपना सारा स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर ले, तो मेरे पास आराम से 15 मिनट्स बचते हैं कि हम अर्थमेटिक और डीआई कर सकते हैं। जिसमें से अर्थमेटिक और डीआई का वेटेज 10 से 15 क्वेश्चन का रहता है, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन का समय मिल जाता है। तो सबसे बेसिक अप्रोच मेरा ये था कि जो मेरा अच्छा है, जो इजिएस्ट टॉपिक है, उसको एकदम फ्लुएंसी से कर ले, ताकि मेरे से इनफ टाइम रहे कि जो वीक सब्जेक्ट पोर्शन भी रहे तो उसको टाइम दे पाए हम। ओके। और आकाश, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, जैसे हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, और जब वो बैंकिंग की तैयारी करने आते हैं तो इंग्लिश उन्हें काफी परेशान होता है। उनका ये सवाल होता है कि सर, हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कि अप्रोच इंग्लिश के रिगार्डिंग क्या थी, और वो बच्चे जो इंग्लिश में बेसिक नहीं सीख पाते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे। सर बेसिक इंग्लिश का तो हम जनरली इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन बेसिक इंग्लिश का अप्रोच मेरा ये रहा है कि बेसिक ग्रामर मेरा क्लियर था। और जैसा कि आपको बताया हुआ है कि हम ट्यूशंस लेते थे, तो ट्यूशंस में बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को बहुत हद तक ये हेल्पफुल रहा कि वो बच्चे को बेसिक ग्रामर, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको रिकॉल होते रहता है, सब नाउन प्रोनाउन आप सब करते हुए जाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके। एंड जीए आकाश, मेंस में जीए में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जीए की आपकी अप्रोच क्या थी। तो जी में पहले तो ये सारा बेसिक की सबसे क्लोजेस्ट वन क्या है, कि सबसे क्लोजेस्ट मंथ क्या है, वो हम कंप्लीट कर रहे थे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। और उसको लास्ट के लिए हम रिवीजन पे भी रखते थे कि लास्ट का 3 मंथ्स हम लास्ट में एक बार 2-4 दिन में फिर से रिवाइज करके ही जाएंगे। ये सबसे पहला प्रायोरिटी हम फर्स्ट 3 मंथ्स को देते थे, उसके बाद फिर बाकी 3 मंथ्स को। तो 6 मंथ्स कवर करना होता था, तो पहले पीडीएफ सब परस्यू करते थे कि हाँ पर पीडीएफ से चेकआउट करेंगे सब चीज और सारा डिटेल्स उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे क्लोजेस्ट 3 मंथ्स को बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ के जाते थे बस। रीजनिंग आकाश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद हमने स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सुना है। तो पहली बार हम गवर्नमेंट एग्जाम में, स्पेशली अगर बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ही हमने रीजनिंग सुना है। अदरवाइज कहावतों में कभी कभी ना कहो कि अरे रीजनिंग लगाया करो, है ना, तो वो एक कहावतों वाला स्टेटमेंट जरूर कभी रहता है। रीजनिंग की आपकी बेसिक की अप्रोच कैसी थी, और कैसे आपने हाई लेवल कंटेंट जो है वो रीजनिंग का अपडेट किया अपने लिए। तो रीजनिंग का अप्रोच ये था कि स्टार्टिंग से ही सर आपका क्लास हम करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरी दीदी करती थी।
बताया था कि बैंकिंग का भी मेरा ध्यान मेरी दीदी की वजह से ही आया था। मेरी दीदी आपका क्लास करती थी, तो हम बस स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट आपकी क्लास से किए थे। फिर पजल का इस तरह से आदत हो गया कि दिन में करीब करीब 4 से 5 सेशन हम सिर्फ पजल ही करते थे। सबको हमको सजेस्ट करता था कि आप मतलब कि पजल के अलावा भी बहुत चीज होता है कि ये सब करना, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता था अंदर से। दिन भर पजल ही करने का मन होता था मेरा, तो 4 से 5 सेशन हम पजल ही करते थे दिन भर। तो उसकी वजह से स्पीड और बहुत आ गया था कि वो कोई दिक्कत नहीं होता था कि स्पीडली अब नहीं बनेगा पजल। तो जब भी मॉक भी होता था तो सबका अप्रोच होता है कि पहले जो बेसिक बेसिक चीज है उसको निपटाए, लास्ट में पजल छुएंगे। कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया था कि सबसे पहले हम पजल ही टच करते थे कि पजल पहले बना के एक क्वेश्चन बना लिए, 5 क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो ये माइंडसेट से हम चलते थे। सबका अप्रोच अलग होता है। बस वो एक होता है कि हाँ ये हम अप्रोच फॉलो करके जा रहे थे, तो आपसे लास्ट में शायद हम पूछे भी थे कि सर हम ये अप्रोच में मॉक दे रहे हैं, अब लास्ट टाइम में चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो आप बोले थे कि जिस अप्रोच से जा रहे हो उस अप्रोच से ही चलना चाहिए। तो वही अप्रोच से हम इस बार सारा एग्जाम अपना दिए, तो वो बस निकलते गया। कितना इम्पोर्टेंट था आकाश पजल स्पेशल जो मैं सेशन लिया करता था, कितना आपको हेल्पफुल लगा जो हमने उसमें एक नया इनिशिएट किया था। आई थिंक टॉप 10 का एक इनिशिएट था जो बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ, और हमने काफी सिलेक्शंस भी देखे उसका। कितना की लाइफ में वो इम्प्लीमेंट मतलब जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, और कितना बेनिफिट आपके सिलेक्शन में है वो सेशन का। तो वो तो मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था जो सब बैंकिंग का जर्नी का पूरा चेंज कर दिया मेरे लाइफ में, मेरे अकॉर्डिंग। कि रीजनिंग में आराम से अब हम सोच पाते थे कि पीओ लेवल में भी हम 35 के अराउंड हम टच कर सकते हैं। मेरा इन एंड अराउंड 32 पॉइंट समथिंग आया था एसबीआई पीओ के रीजनिंग में। एसबीआई नहीं, आईपीएस पीओ के शायद रीजनिंग में ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है। लेकिन पीओ के एग्जाम में किसी में 32 पॉइंट समथिंग आया था। तो वैसा नहीं था कि आपका जो इनिशिएटिव था कि टॉप 10 का जो सिनेरियो था वो इतना कॉम्पिटेटिवनेस मेरे अंदर डाल दिया था कि कोई बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे मेरे वहां पे। लेकिन वो लोग भी अगर मेरे से आगे जाता था तो मेरे अंदर से गुस्सा आता था कि वो लोग क्यों आगे जा रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेप तो और 4 5 सेशन हम करके आ रहे थे कि नेक्स्ट टॉप करना है हमको। तो ये चीज था कि हाँ वो बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर बन गया था मेरा उस टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट आया था मेरा रीजनिंग पे। वो सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट था। नहीं, नहीं, वाकई ये सब हमने देखा भी है। और आज जब आप चार चार एग्जाम क्रैक किए बैठे हैं तो हम इस चीज को मान भी लेते हैं कि नहीं, नहीं, आप कह तो ठीक रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा तो आपको हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छी चीज है, वो जिस चीज के लिए हमने उस चीज को इनिशिएट किया था वो आ, बहुत सारे बच्चों के जीवन में जो है वो परिवर्तन लाया है, जिसमें से आप भी हैं। और आ, आपने उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, जिसका फायदा है कि आज हम चारों बड़े एग्जाम देख पा रहे हैं कि आपने क्रैक किए हैं। एक स्टडी रूटीन होता है आकाश, एंड बहुत सारे बच्चों को स्टडी रूटीन का आइडिया ही नहीं होता है ना। उनको लगता है कि 2 घंटे सही है, 4 घंटे सही है, 6 घंटे सही है। फिर कहीं हमने यूपीएससी का इंटरव्यू देख लिया, उसमें कह रहे हैं कि हम तो 12 12 घंटे पढ़ते थे। फिर कोई कैट वैट का इंटरव्यू देख लिया, वो कह रहे हैं कि हम तो जो है वो 10 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चा जो है बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार 12 घंटे करें, 4 घंटे करें, 6 घंटे करें, 8 घंटे करें। आपका इसमें क्या मत है आकाश? सर टाइमिंग के हिसाब से तो हम कभी नहीं सोचते थे कि हाँ इतने टाइम ही पढ़ना है। वो था कि हम मेरा डेली का था कि हम जैसे ही अपना डे एंड करते थे कि चाहे वो रात हो कि क्या, बस खत्म करे तो लास्ट में एक काम करते रहते थे कि कॉपी के एकदम कॉर्नर साइड पे ये लिखते थे कि कल का क्या टारगेट है मेरा, 5 रीजनिंग, 5 मैथ्स और एक मॉक और एक ऐसे, एक जीए, एक मंथ का ऐसे। तो अगर ऐसा अनअचीवेबल टारगेट हम हर समय रखते थे कि अगर वो ना कंप्लीट हो तो मुझे रिग्रेट हो हमेशा इस बात का। तो ये हम डेली करते थे, ये मेरा डेली का सिनेरियो था कि रोज हम ये सेशन, और जो अचीव हो जाता था उससे और अनअचीवेबल टारगेट रखते था ताकि वो ना हो तो हमको रिग्रेट रहे इस बात का, और रिग्रेट रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम और ज्यादा कर पाएंगे। तो ऐसे करके हम सेशन पे सेशन करते थे, मॉक देते थे उस पे, उसी में टाइम निकाल के। और ब्रेक बहुत रेयर होता था मेरा क्योंकि समय बहुत कम मिलता था हमको करने के लिए थोड़ा सा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मेरा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके कंपटीशन तक हर जगह चला आता है। और मतलब ठीक है, कभी कभी तो रीजन भी होते हैं, कभी कभी तो रीजन ही नहीं होते हैं। इसे पूछो क्यों नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, बस नहीं कर रहा है, बस।
बहुत बहुत थक गए हैं और अभी एकदम इच्छा नहीं हो रही। तो ये सिचुएशन के साथ भी आई होगी, और जब आपके साथ आई तो आपने इसको कैसे टैकल किया? इन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो ऐसी सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं? सर एक बहुत ही महान टीचर का एक लाइन था कि जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपको कोई रीजन का जरूरत नहीं होता है कि किस लिए, और आप बेटर समझ रहे हैं कौन से टीचर की बात कर रहे हैं। तो वो, अब मेरे को अगर ये बात एक्सप्लेन करना रहा तो अगर आपका क्लास करते हुए भी बच्चे को हम एक्सप्लेन करें तो वो शायद छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा सर। इससे बेटर तो आप ही समझा पाएंगे ये बात। लेकिन एक बेसिक है कि अगर आपको पता है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, या फिर आपको कुछ कुछ अचीव करना है, कुछ इच्छा है करने का, तो वो अपने आप आ जाएगा। उसमें कोई पुश का जरूरत नहीं पड़ता फिर। राइट, राइट, राइट। एक बहुत कॉमन सवाल मैंने देखे आकाश कि यार, मैं सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं डीआई की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पजल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पीड नहीं बन रही है। मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं लेकिन मैं स्पीड पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला? आपने स्पीड कैसे पाई इन सभी टॉपिक्स में? तो इम्पोर्टेंट है लाइव क्लास करना। सेशन रिकॉर्डेड करना और लाइव क्लास में बहुत डिफरेंस होता है। वो जब लाइव क्लास में लोग आंसर करते तो आपको वो कंपटीशन फील होता है कि उससे फास्ट हमको करना है। जब कमेंट बॉक्स में सबका आंसर फैच होने लगता है तो आपको लगता है कि आपको उससे फास्ट करना है। और आप अगर ऐसे रिकॉर्डेड करें तो आप रिलैक्स वे में करते हैं। तो लाइव क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अपना स्पीड इंक्रीज करना है। उससे बेटर कोई चीज नहीं होता। और मॉक में भी रियल एग्जाम का फील लेके आपको पूरा कोई और चीज नहीं सोच के वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी आकाश 1 तारीख को रिजल्ट आया है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें नो डाउट 50, 60, 70 का तो क्लियर भी हुआ है, लेकिन 30, 40 ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है। और फेल्योर एक ऐसा लाइफ का पार्ट है जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। वो मार रोना गाना सब कुछ चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि अब जो है वो हमारी लाइफ जो है, बस बस अभी हमें प्राइवेट जाना चाहिए, अभी नहीं हो पाएगा हमसे, मैंने इतना एफर्ट किया नहीं आ पा रहा। इवन लोग जब मॉक देते हैं तो मॉक देने के बाद मैसेज करते हैं कि देखिए सर, मैंने पूरे एफर्ट के साथ ये मॉक दिया था और नंबर मेरे केवल नहीं आई, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊंगा। तो ऐसे फेल्योर आपने भी देखे होंगे आकाश। इसमें आपका स्टैंड क्या है और उन बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? तो सबसे पहला चीज है कि वो फेलियर को एक्सेप्ट करना, और ये बात हमेशा रहना कि एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है कोई भी चीज से। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कोई चीज से लगाते तो वो हमेशा ही हर्ट करेगा और वो बहुत हार्ड हिट करेगा। तो वो मेरे साथ एसबीआई पीओ में हुआ था सर। आपसे क्या ही छिपा है, आपसे हम कंफ्रंट भी किए थे कि वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, वही चीज उस दिन भी रियलाइज किए 2-3 दिन बाद कि हाँ, कि इस पे एक्सपेक्टेशन इतना नहीं लगा के रखना है कि बाकी आप कोई चीज इंजॉय ना कर पाए। तो ये प्रिपरेशन करना भी एक जर्नी है। ये भी बहुत अच्छा जर्नी था जो कि अब मिस करते हैं जब बैंकिंग में आ गए हैं। तो कि हाँ, वो चीज डेली सुबह उठ के क्लास करना, 11 बजे बैठ जाना, 10 बजे बैठ जाना क्लास करने के लिए, 9 बजे मैथ करना, ये सब मिस करते हैं अब आपसे। और जब बैंकिंग ज्वाइन करने वाले थे आपको तो हम बोल भी रहे थे कि सर ये मिस करने वाले हैं हम, हमको लगा कुछ छूट रहा है मेरे लाइफ में। तो वो एक पार्ट बन गया था लाइफ का। एक रूटीन होता ना सर, किसी खाना करना है सुबह में, तो एक ऐसा था कि क्लास करना है। क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा हम सुनते हैं, मतलब इसकी कोई उम्र नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप पीओ बन जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप गवर्नर बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, क्रिटिसाइज करने वाले लोग कभी कम नहीं होते हैं। और होना भी चाहिए। देखिए, एक अच्छे देश में अगर एक देश समृद्ध होना चाहता है तो जितना पक्ष स्ट्रांग होना चाहिए उतना ही विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके कई अपने बिल्कुल सर। पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। होता क्या है कि एक टाइम तक जब आप तैयारी, लेट सपोज 6 महीने या भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके रिलेटिव्स को आपकी आपकी बड़ी चिंता होने लगती है। आपके अड़ोसियों पड़ोसियों की आपको बड़ी चिंता होने लगती है कि यार इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं। और आप जब उसको सुनते हैं ना तो उसको मन में बिठा लेते हैं।
ऐसा नहीं कि आपको गरियाने वाले लोग पहले कम थे, नहीं, पहले भी थे, लेकिन आपको स्टूडेंट जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये बातें करती हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा कह क्यों दिया, है ना, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पापा ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये क्रिटिसिज्म हम सभी ने जिंदगी में देखा है आकाश। आपने इसको कैसे टैकल किया, और वो बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं उनको आपका क्या मैसेज हो? क्रिटिसिज्म तो हम भी फेस किए हैं, वो सभी फेस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनरली ये है कि कुछ लोग उसको बहुत हद तक ले लेते हैं, उसको हावी होने देते हैं, और कुछ लोग उसको बस लेट गो कर देते हैं कि हाँ, बोल दिए। लेकिन मेरे हिसाब से हम उसको दिल पे लेते थे, उसको चैनलाइज करते थे कि अब उसको तो एटलीस्ट करके दिखाएंगे ही। तो मेरा ये था पर्सपेक्टिव कि अगर वो बोला तो उसको हम दिमाग में हर समय रोटेट करते रहते रहते अपने दिमाग में कि वो बात हमको ऐसा बोला है, उस टाइम हमको रिप्लाई नहीं करना है। बस हमको था कि उसको चैनलाइज करके हमको बस उनको प्रूव करने के लिए करना है। अगर हमको मेरे पर्सपेक्टिव से अगर हमको मोटिवेशन नहीं भी आ रहा तो सोचते थे कि एटलीस्ट इनको तो प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आकाश एक स्टूडेंट के लिए, और मॉक टेस्ट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में? तो मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जनरली, जब भी रहा है कि बिना मॉक दिए तो अगर एग्जाम का डेज बहुत क्लोज नहीं भी थे तभी हम पर एक डे गैप पे हम मॉक जरूर देते थे। कि हाँ, मॉक से ये रहता है कि आप एनालाइज कर पाते हैं कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है और आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या चीज आपका मिस आउट हो रहा है, क्या किस सब्जेक्ट में आप वीक है, क्या सेक्शन है वैसा। तो वो चीज आप फिगर आउट कर पाते हैं। और मॉक से ये होता है कि आप अपने आप को ये एनालाइज कर पाते हैं कि कितना स्पीड में और आपको करने का जरूरत है, कि ताकि उस आप जो टारगेट सेट किए अपने लिए बैरियर की आपको 70 प्लस स्कोर करना, 80 प्लस स्कोर करना। और जनरली मॉक्स को हम स्कोर के वाइज नहीं, परसेंटाइल के वाइज देखते थे कि हमको 90 परसेंटाइल के अबव हमेशा रहना है। जब भी 90 89 भी होता था तब हम उसको बैठ के और अच्छे से एनालाइज करते कि क्यों हो गया ये। तो 90 के नीचे नहीं जाना है, वो मेरा एक बैरियर सेट था कि इसके बस ये एक बैरियर है, इसके नीचे नहीं आना है, इसके ऊपर हमेशा रहना है। बस ये टारगेट से हम करते थे मॉक। और सबसे इम्पोर्टेंट मॉक ही प्ले करता है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों को मॉक को एनालाइज करने का तरीका नहीं पता है। जैसे हम उनको हमेशा कहते हैं कि देखो, केवल मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मॉक देने से पीओ बन जाते तो हर बच्चा शायद पीओ आज बन गया होता, है ना। एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्ट्रेटेजी एनालिसिस में कैसी थी, और वो बच्चे जो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? तो मॉक देने के बाद शायद ये सब लोग करेक्ट करता है कि जैसे ही मॉक देके उठते तो सब लोग सोचते हैं उस टाइम ही एनालाइज कर ले या फिर आधे घंटे बाद करेंगे। तो ये जो आधे घंटे का फेज होता है उसके बाद वो कभी एनालाइज होता भी नहीं है, फिर आप नेक्स्ट मॉक पे जंप कर जाते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे ही मॉक सब पेंडिंग होते जाता है। मेरा था कि जब भी हम मॉक देख के उठते थे 10 मिनट हम आराम से रेस्ट करेंगे, अपने माइंड को फ्रेश करेंगे, तब उसका एनालाइज करने बैठते थे। और उस चीज को पहले फिगर आउट करते थे कि जो चीज रॉन्ग होता था उसको फिगर आउट करते थे, और कि ये चीज पे अभी काम करना बाकी है, फिर सेशन उठाते थे उस स्पेसिफिक टॉपिक का, फिर वो सेशन करना स्टार्ट करते थे। मान लीजिए अगर मेरा एक पजल भी रॉन्ग हुआ स्क्वायर बेस, तो उस दिन बैठ के स्क्वायर बेस पजल ही करेंगे हम। तो वो चीज को इस तरीके से एनालाइज कर रहे थे कि जो चीज पहले वीक एरिया है उसको पहले कवर अप करना है, स्ट्रॉन्ग एरिया तो समय के साथ अपने आप स्ट्रॉन्ग और होते जाएगा ही। राइट, राइट, राइट। और ये बहुत यूनिक स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी से ही आपको काम करना चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आकाश, आपने कितने मॉक दिए होंगे एग्जाम से पहले, कुछ याद है? सर ये कैसे काउंट करके बताया आपको, ये बहुत लार्ज नंबर में होगा, लेकिन वो नहीं पता। बहुत सारे दिए, बहुत सारे। मतलब ऐसा ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अनगिनत, इसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ सर, 2 साल में मान लीजिए कि पर डे के हिसाब से भी अगर, और बहुत सारे ऐसे दिन भी होता कि जिसमें हम दो दो तीन तीन मॉक देते थे। किसी किसी दिन पांच पांच भी मॉक देते थे, जिस दिन संडे फ्री डे रहा तो सुबह मॉक दिए, क्लास किए, फिर मॉक दिए, फिर क्लास किया, एनालाइज किया, ऐसे करके करके 4 5 मॉक भी दिए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अनगिनत मॉक देने के फायदे हुए हैं आपको? हाँ सर, हुआ है, बहुत हद तक हुआ है। मार्क्स का वेटेज हमको चेंजेस दिखा है अपने मॉक में, मॉक देते देते मेरा परसेंटाइल इंप्रूव हुआ है। आई थिंक आकाश, अभी आप आरआरबी में एज अ स्केल वन ऑफिसर जो है वो काम कर रहे हैं। नहीं सर, अभी हम क्लरिकल ज्वाइन किए हैं। अभी आपने क्लरिकल ज्वाइन किया है, ठीक है। कितना टाइम हुआ आपको ज्वाइन किए हुए?
सर 1.5 मंथ हो गए। 1.5 महीने हो गए? कितना, क्या क्या आपने बैंकिंग में देखा? जैसे पहले हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें पहले बैंकिंग के बाहर का पूरा कहानी पता होता है, और फिर हम बैंकिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या आपने 1 महीने में ऑब्जर्व किया कि क्या बैंकिंग सिस्टम होता है एज अ कैंडिडेट अगर हम ज्वाइन करें तो? एज अ कैंडिडेट सब चीज तो न्यू रहता है, आपको अडेप्ट करने में वो टाइम लगता है। बस वो अडेप्ट करने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हाँ बहुत टफ है। टफ तो सब चीज है जनरली, कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो टफ तो हर एक चीज है, बस उसको एक्सेप्ट करना है। और बैंकिंग में हम ये मानते हैं कि अगर आप कोई काम को टफ सोच के करिएगा तो आपका मन ऐसे भी नहीं लगेगा। और आप उसको खुशी मिजाज से कीजिए कि हाँ बस काम है, करना तो है ही। कहीं पे भी अगर हमको ज्वाइन करना था तो करना तो है ही, तो बस वो खुशी की तरह कीजिए। तो टाइम अपने आप निकल जाएगा और आप काम भी कैसे कर लीजिएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो प्रेशर तो है नो डाउट, लेकिन आप अच्छे मन से और खुश मिजाज से काम कीजिए, टाइम तो ऐसे भी निकल जाएगा। ये सवाल जनरली मैं हर कैंडिडेट से पूछता हूँ, और इसका आंसर लगभग मुझे सिमिलर ही मिलते हैं। तो उसको अगर मैं समराइज करके बच्चों को आंसर करूँ तो मैं यही कहूंगा कि देखो यार, ऐसा इस संसार में कौन सा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें काम नहीं करना है ना? तो काम तो आपको हर जगह करना है। सैलरी आपको इसलिए ही दी जाती है, चाहे आप प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, आपको हार्ड वर्क करना है। और बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है कि एक बार आप उससे यूज टू हो जाएंगे तो आपको इस काम में मजा भी आने लगता है। राइट, ठीक है। आपने, आकाश, बैंकिंग में 1 महीने के ऑब्जर्वेशन में क्या देखी है? कितना डील करना पड़ता है क्या कहते हैं, जो भी कस्टमर आते हैं, और कैसे आप उनको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं? सर एक चीज एक सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि वो आपको पेशेंस सिखा देते हैं। जैसे जैसे कस्टमर आते हैं ना आपको पूरा पेशेंस सिखा देते हैं। मतलब ऐसा ऐसा कस्टमर भी देखे हुए हैं कि अभी स्टार्टिंग के जब पेज तो हम पासबुक प्रिंटिंग पे बैठते थे, लोग आते थे पासबुक प्रिंट कराने के लिए, पहले आएंगे एक लंबा सा लाइन लगा हुआ है, उसे पासबुक अपना प्रिंट कराएंगे, अपने बैलेंस चेक करेंगे, फिर जाएंगे पैसा उठाएंगे, फिर आएंगे, फिर लंबा लाइन लगेंगे, फिर पासबुक प्रिंट करा के देखेंगे कि आपका बैलेंस कितना है। और फिर वो आपसे ही पूछेंगे कि बैलेंस आप चेक करके बताइए कि उसमें कितना है। तो वो इरिटेशन इतना अंदर से स्टार्टिंग के फेज में होता था ना कि वो बता नहीं सकते, कि हमको गुस्सा आता था, लेकिन बस था कि कंट्रोल कर करके फिर यूज टू हो गए कि हाँ यही तो लाइफ है, अब यही तो सर्विस देने बैठे हैं। तो बस यूज टू हो गए थे। कभी कभी लोग मुझसे एज अ टीचर पूछते हैं कि सर, आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है? तो उसका उदाहरण आज इन्होंने ही दे दिया है, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है कि जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप जिंदगी में पेशेंस सीख जाते हैं। और पेशेंस आपको जिंदगी में फायदा बहुत करता है, इस चीज को भी आप जान लीजिए, क्योंकि ग्रोथ में पेशेंस का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हर किसी से कहूंगा कि अगर आप पेशेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता 100% क्लियर है। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर तो बड़ा नुकसान होने वाला है। आकाश, ऐसे कौन से मंत्राज हैं, क्योंकि जनरली हम एक एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, यहाँ आपने 2 से 3 से 4 एग्जाम फोड़े बैठे हैं आपने। कौन कौन से वो मंत्राज है जो एक स्टूडेंट जान ले कि हाँ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये तरीका फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो करना है, मेरा भी एग्जाम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा? आकाश। तो सबसे बेसिक जो स्ट्रेटेजी हम सजेस्ट करेंगे कि आप इजी के पीछे ना जाए। आपको कोई चीज फैसिनेट कर रहा है कि अच्छा लग रहा है अभी करने के लिए, तो आप वही कर रहे हैं कि 1+1 2 किए जा रहे हैं, उसी को बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। आप टफ को अभी रियलिटी समझ के फेस कीजिए, और वो जब इजी पेपर आएगा तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला चीज तो है कि टफ को फेस कीजिए यही पे ही, और उसको एक्सेप्ट कीजिए यही रियलिटी है। और आपको बेसिक बैंकिंग का ये रियलिटी पता होना चाहिए कि ये फेल आप होइएगा ही होइएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं फेल हो सकते हैं। वो चीज आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि ये बेसिक मंत्र है कि आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए और अपने पे फेथ रखिए। सबसे पहला चीज तो अपने पे भरोसा रखना है। जब हम बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो जनरली सब लोग बोलते हैं कि आप बोलिए मत, अपना काम करते रहिए, लेकिन मेरा बेसिक था कि हम पहले से कमिट कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर हम अब हम बोल चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते थे। तो मम्मी को हम बोल के रखे थे, मम्मी अगर हम मेरा क्लियर भी होगा ना तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे होगा, आप इस तरह से मत लीजिए, अगले साल हम क्रैक करके रहेंगे। और
मम्मी जब इस बार एग्जाम मेरा पीओ निकला था ना, तो मम्मी को, तो मम्मी अपना हम बात हम पूरा कर दिए कि हम पीओ बन गए। नहीं नहीं, वाकई ये काफी आपने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो जरूर इसको फॉलो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी हमेशा क्लास में कहता हूँ कि आप बड़ी छतरी को अगर लगाना आपको आता है तो छोटी छतरियां अपने आप कवर हो जाती हैं। दैट मीन्स अगर आप पीओ लेवल की तैयारी करते हैं, क्लैरिकल लेवल का एग्जाम आपका अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लैरिकल लेवल की तैयारी करेंगे तो पीओ लेवल आपको बहुत दुख देगा, बहुत जो है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये बात सही है कि 1+1 पढ़ने से काम नहीं बनेगा बैंकिंग में। यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। आकाश, क्या रिएक्शन था 1 तारीख को, है ना, जब 10 बजे पता चला कि आपका एग्जाम फाइनली क्लियर हुआ है ना? तो वो एक घर के रिएक्शंस क्या थे, फिर मम्मी ने जहां जहां बताया है वहां रिएक्शंस क्या थे, और लोगों का जो एक बिहेवियर है उसमें कितना आपने बदलाव देखा 1 तारीख को? सर हम बेसिक बताते हैं, लैपटॉप तक के बैठे हुए थे, और पता था कि 9:30 बजे तक, 10:15 तक रिजल्ट आएगा। तो बैठ कर चेक कर रहे थे, मैं पूछ रही, आ गया बेटा रिजल्ट, आ गया बेटा, हम बोले नहीं आया अभी तक फिलहाल। तो 46 पे 47 को वो रिलीज हुआ है। तो मेरे गलती से पहले क्लर्क खुल गया, तो क्लर्क खुल गया तो क्लर्क का चेक कर लिया, मेरे ठीक है। देखे पीएनबी बैक कर गया, हम मार्क्स वगैरह कुछ नहीं देखे, हमको कोई मतलब नहीं था उससे, हम बस फट से बैक कर दिया। अभी तक वो ध्यान में भी नहीं है कि हम डाउनलोड नहीं किए रिजल्ट वाला अभी तक। हम बस बैक किए हैं और हम आ गए पीछे, अब फट से अब हम खोलने बैठे। मेरा उस टाइम थोड़ा सा वो फिंगर्स, वो उंगली कांप रहा था कि हाँ बस हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। तो फिर अंदर से आ रहा जय बजरंगबली जय बजरंगबली करके एंटर किए हैं, और वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, ये जब लाइन पढ़े ना तो उसके बाद आगे हम पढ़े नहीं। पहले तो सर, पहले हाथ उठ के अपने आप की मम्मी हो गया क्लियर। तो मेरी मम्मी आई कि वो सबसे पहले तो वो हमको हक की, और फिर वो लोग ज्यादा इमोशनल हो गए मेरे से ज्यादा, कि वो लोग, और पापा थे नहीं उस टाइम, बाहर 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 गए हुए थे। तो पापा आए तो पापा को भी पता चला, पापा भी इमोशनल हो गए, सब पूरा घर में सब इमोशनल हो गया। फिर अब हमको कंसोल करना पड़ गया, ठीक है मम्मी हो गया। ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ, बस हम उस टाइम हम कंसोल कर रहे थे, ये नहीं कि हमको लोग कंसोल करें। नहीं, वाकई है। आई थिंक 1 तारीख को हमने इनसे बात भी करी थी, आई भी हमारा डिस्कशन से हुआ था। और वो जो एक मोमेंट हमने इनका सुना है या इनकी मम्मी का सुना है वो बहुत ही एक प्राउडेस्ट मोमेंट होता है। और ऐसे टाइम पे एज अ टीचर मेरा एक दायित्व भी है कि आपसे कनेक्ट होके वो खुशियां मिल के बांटे। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी उस दिन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने बात की जिसमें आप भी शामिल थे। और अ, वो एक, यार, होता है यार, ये 1 अप्रैल बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। मतलब बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए वो 1 तारीख का जब जुनून होता है और जब एग्जाम क्लियर हो जाए ना तो फिर अ, मतलब वो शब्दों में आदमी बयां नहीं कर सकता है ना। आकाश, आपने लोगों के थॉट्स में परिवर्तन देखे जब उन्हें पता चला कि आपका क्लियर हो गया एग्जाम, और कितना आपने उनका देखा कि यार इनका तो नेचर ही अभी 360 हो गया है? ऐसा भी कोई अनुभव आपके पास है? तो मेरी मम्मी किसी किसी को बताई, तो जो बताई तो लिस्ट में है कि उनको बताना ही बताना है। तो उन लोग का रिएक्शन बहुत ही लो साउंड कर रहे थे, तो ये चीज सुन के हमको थोड़ा सा कॉमिक सा लगा कि एटलीस्ट जो था कि वो हमको अंदर से खुशी दे रहा था, उनका लो साउंड हमको अंदर से खुशी दे रहा था। ये हाँ, और कुछ लोग बहुत, मेरे मौसी सब, बहुत लोग बहुत खुश थे कि लिटरली मेरे भैया वगैरह सब बहुत सपोर्टिव रहे ऑल टाइम पे। मेरी दीदी, अपनी दीदी, मेरी मम्मी पापा सब बहुत, वो बस उन लोग से मैटर करता था और कोई नहीं, कि किसी को अब बताना नहीं बताना अब मेरे को मैटर नहीं करता था। लेकिन लोग का पर्सपेक्टिव ये चीज था कि हाँ अब ये ऑफिसर रैंक का हो गया है। कि अगर मेरा लास्ट ईयर, ये इस बार आरआरबी पीओ हुआ, लेकिन वो हम दूसरे स्टेट से भरे थे तो हम वो ज्वाइन नहीं किए। लेकिन जब क्लरिकल थे तो वो था कि क्लरिकल जॉब है, लेकिन अब था कि पीओ हो गए हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर की लोग कि हाँ अब ये ऑफिसर रैंक हो गया। तो वो पर्सपेक्टिव लोग का थोड़ा बहुत तो चेंजेस दिखता ही है, वो आपको मुंह पे नहीं बोल रहे, लेकिन बस वो बात से समझ में आता है कि हाँ लोग खुश है और आपको एक बेटर नजरिए से देख रहे हैं। नहीं नहीं, वाकई वाकई ये बहुत प्राउडेस्ट मोमेंट है। और है ना, अच्छा हुआ कि आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि लोगों के पर्सपेक्टिव कितने चेंज हो जाते हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं शुरू में जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि भाई आज जो ये दुख है, दर्द है, इनको आप झेल लो। कल जब आपका टर्न आएगा तो लोगों के जो एक पर्सपेक्टिव है, जो बिहेव है,
360 हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, और वही चीज आपने आकाश जो है वो दिखाई है। वंस अगेन आकाश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी ग्रैंड सक्सेस के लिए, है ना। थैंक यू सो और मच सर। और मुझे उम्मीद है कि अभी आप यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। अभी अभी आगे भी कई, है ना, बड़े लक्ष्य हैं जिनको हमें पाना है, और अभी हमारी उम्र है तो हम उसको कर भी सकते हैं। उन चीजों के लिए ऑलरेडी आपको बेस्ट विशेष हैं आकाश। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आकाश जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने समझी, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे मोमेंट इन्होंने शेयर किए हैं जो हम सभी के लिए बहुत मोटिवेशन है। उन सभी सवालों के इन्होंने जवाब दिए हैं जो एक स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो होने के बाद जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा टुवर्ड प्रिपरेशन, और हमारा एक एम भी यही है कि आप अल्टीमेटली सही थॉट के साथ अपनी स्टडी करें, सही पर्सपेक्टिव के साथ आप तैयारी करने जाएं, ताकि आप भी उस सफलता को जरूर हासिल करें जो आपका सपना है। सो आज हमने बात की आकाश के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और आकाश के साथ ही होंगे, उनकी भी सक्सेस स्टोरी को प्रॉपर यहाँ पे सुन रहे होंगे। सो फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। विल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।